टोक्यो दुनिया के सबसे मॉडर्न और सबसे सेफ शहरों में से एक। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि इसी शहर के बीचों बीच सबके सामने नॉर्थ कोरिया के लिए वफादार एक पूरा का पूरा समुदाय और उसका नेटवर्क काम कर रहा है। ये सुनने में किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है ना, पर यह बिल्कुल सच है। और यहीं से एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो काफी खतरनाक सवाल उठता है। जापान जैसा देश अपने सबसे बड़े दुश्मनों में से एक के खतरे को अपने ही घर में कैसे पनपने दे सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा इस सीन के बारे में सोचिए। टोक्यो का एक स्कूल जहां बच्चे हर सुबह नॉर्थ कोरिया का राष्ट्रगान गाते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि उनकी असली मातृभूमि किम जोंग उन का नॉर्थ कोरिया है, और ये बच्चे कोई और नहीं बल्कि जापान में ही जन्मे और पले बड़े हैं। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? लेकिन ये हो रहा है। जो हो रहा है उसे सच में समझने के लिए हमें इन स्कूलों के पीछे देखना होगा, क्योंकि ये सिर्फ कुछ स्कूलों की कहानी नहीं है। ये एक पूरे शक्तिशाली और दूर तक फैले हुए नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा है। और इस नेटवर्क को समझने की चाबी एक शब्द में छिपी है, ज़ेनिची। ये जापान में रहने वाले कोरियन समुदाय के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। और इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले ज़ेनिची समुदाय को समझना होगा, जो अंदर से ही बटा हुआ है। देखिए, एक तरफ है मिंडान, जो साउथ कोरिया के समर्थक हैं, लेकिन हमारी कहानी का सेंटर है दूसरा गुट, चोंगर्योन। ये नॉर्थ कोरिया का समर्थक संगठन है, और यकीन मानिए ये सिर्फ कोई कल्चरल ग्रुप नहीं है, बल्कि उससे कहीं बहुत ज्यादा है। तो ये चोंगर्योन असल में करता क्या है? इंटेलिजेंस अधिकारियों की माने तो ये सिर्फ कल्चरल प्रोग्राम्स तक ही सीमित नहीं है। बात हो रही है जासूसी की, इलीगल फंडिंग की, और इससे भी कहीं ज्यादा गंभीर चीजों की। इस पर जो आरोप हैं वो सीधे किसी जासूसी नॉवेल से उठाए हुए लगते हैं। सोचिए, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जो असल में जासूस हैं, संगठन का एक बड़ा लीडर जो नॉर्थ कोरिया का टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर निकलता है, ये सब चोंगर्योन के नेटवर्क का हिस्सा बताया जाता है। और शायद सबसे चौंकाने वाला दावा एक नॉर्थ कोरियन मिसाइल साइंटिस्ट का है, जो वहां से भाग निकला था। उसने अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों में लगने वाले 90% पुर्जे जापान से इसी चोंगर्योन की मदद से स्मगल करके लाए गए थे। और अगर पैसों की बात करें तो इसका स्केल होश उड़ाने वाला है। पचिनको पार्लर जैसे बिजनेस के नेटवर्क के जरिए, ये जापान की बहुत पॉपुलर गेमिंग मशीनें हैं, चोंगर्योन ने प्योंगयांग को करोड़ों डॉलर भेजे। 80 के दशक में तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुनाफा जापान की पूरी कार इंडस्ट्री से 2 गुना था। तो अब सवाल यही उठता है ना, कि अगर ये सब सच है तो जापान इन्हें बस बैन क्यों नहीं कर देता? और यहीं पर कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। देखिए, एक डेमोक्रेसी में किसी भी ग्रुप को सिर्फ इसलिए बैन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पसंद नहीं है। इसलिए सरकार को निगरानी और सब्सिडी में कटौती जैसे नर्म तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यही तो एक ओपन सोसाइटी की सबसे बड़ी दुविधा है कि उसकी आज़ादी ही उसकी कमजोरी बन जाती है। लेकिन ये समझने के लिए कि हजारों लोग इतनी क्रूर तानाशाही के लिए वफादारी क्यों रखते हैं, हमें समय में पीछे जाना होगा। हमें उस दर्दनाक इतिहास को देखना होगा जिसने पहचान का ये गहरा जख्म, ये खालीपन पैदा किया। ये सब शुरू हुआ 1910 में, जब जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया और दशकों तक उनकी भाषा, संस्कृति और पहचान को मिटाने की कोशिश की। लेकिन जब लड़ाई खत्म हुई तो जापान में रह रहे कोरियन लोगों के लिए हालात और भी बदतर हो गए। उनसे उनके अधिकार छीन लिए गए और उन्हें उसी देश में विदेशी या फॉरेनर घोषित कर दिया गया जहां वे पैदा हुए थे। उस दौर की क्रूरता की गहराई को समझना मुश्किल है। लाखों लोगों को जबरदस्ती मजदूरी के लिए लाया गया, हजारों औरतों को सेक्स स्लेवरी में धकेला गया और 1 लाख से ज्यादा कोरियन आदमियों को जापानी साम्राज्य के लिए लड़ने और मरने पर मजबूर किया गया। लड़ाई के बाद भी उनके साथ विक्टिम जैसा बर्ताव नहीं हुआ। उन्हें अच्छी नौकरियों और मौकों से दूर रखा गया और स्पेशल परमानेंट रेजिडेंट जैसा एक अजीब सा कानूनी दर्जा दे दिया गया। सोच कर देखिए इसका मतलब। ये टैग असल में हर रोज ये याद दिलाने जैसा था कि तुम यहाँ रह तो सकते हो, पर कभी इस जगह के हो नहीं सकते। अब जब किसी को अपने ही घर में पराया महसूस कराया जाए तो वो इंसान कहाँ जाए? इसी ने पहचान का एक गहरा, दर्दनाक खालीपन पैदा कर दिया। और ठीक इसी खालीपन में नॉर्थ कोरिया ने कदम रखा, मदद के साथ नहीं, बल्कि एक कहीं ज्यादा शक्तिशाली चीज के साथ, एक साइकोलॉजिकल हथियार। पहचान, घर
और सम्मान का वादा। 1950s के दशक में नॉर्थ कोरिया ने एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाया। उन्होंने जेनिची समुदाय को एक सपनों की दुनिया दिखाई, एक मजदूरों का स्वर्ग, एक ऐसी मातृभूमि जो बाहें फैलाए उनका इंतजार कर रही थीं। उन्होंने वादा किया एक घर का, सिक्योरिटी का, एजुकेशन का और सबसे बढ़कर एक सच्चे कोरियन होने के गर्व का। और दुख की बात है कि ये काम कर गया। 1959 से 1984 के बीच लगभग 1 लाख लोग जो बस कहीं का होने के लिए बेताब थे, उन जहाज़ों पर चढ़ गए जो उन्हें एक ऐसे घर ले जा रहे थे जिसे उन्होंने सिर्फ पोस्टरों में देखा था। लेकिन वो स्वर्ग एक पूरा झूठ था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उनके सपने बिखर गए। उनका स्वागत नहीं हुआ, बल्कि उन पर शक किया गया। वे फंस गए, उन्हें सबसे निचले सामाजिक दर्जे में धकेल दिया गया और लगातार सरकारी निगरानी में रखा गया। उन्होंने जापान में परायों की जिंदगी के बदले अपनी तथाकथित मातृभूमि में कैदियों की जिंदगी चुन ली थी। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस विनाशकारी धोखे के बाद भी, नॉर्थ कोरिया की सारी क्रूरता दुनिया के सामने आने के बाद भी, ये कट्टर वफादारी आज भी क्यों मौजूद है? टोक्यो में वे स्कूल आज भी क्यों चल रहे हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है। न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारा दिमाग सच से ज्यादा अपनेपन को तरजीह देता है। जब समाज किसी को पूरी तरह नकार देता है तो वो दर्द एक शारीरिक चोट जैसा महसूस होता है। फिर एक ग्रुप आता है और वो चीज देता है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, एक पहचान, एक हीरो वाली पहचान। और फिर हमारा दिमाग उस पहचान को एक लाइफ जैकेट की तरह पकड़ लेता है और उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करेगा, चाहे वो पहचान कितनी भी खामियों से क्यों ना भरी हो। और यही इस कहानी का दिल है। समुदाय को कॉन्सेंट्रेशन कैंप, भुखमरी सबके बारे में पता है, लेकिन जैसा कि एक सदस्य ने कहा, किसी भी देश में ह्यूमन राइट्स के मुद्दे होते हैं। देखिए, उनके लिए बिना पहचान के जीने का साइकोलॉजिकल दर्द एक गहरी त्रुटिपूर्ण पहचान से जुड़े रहने की सच्चाई से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो ये कहानी सिर्फ एक अजीब नॉर्थ कोरियन नेटवर्क की नहीं है, ये एक गहरी मानवीय कहानी है। पहचान का ये हथियार एक ऐसा पैटर्न है जिसे इतिहास में बार बार देखा गया है। और ये सवाल हम सब पर वापस आता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि वफादारी और अंधेपन के बीच की रेखा बहुत महीन होती है, और ये हमें खुद से पूछने पर मजबूर करती है, अपनेपन के आराम के लिए हम किन सच्चाइयों को नज़रअंदाज करने को तैयार हैं।